Hello students, my name is Rohit Penuli and I am from ICT Virtual Classroom देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे। हम बात कर रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री, जिसके अंदर बोर्ड क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड। ठीक, तो पिछले भाग में हमने बात की थी, स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 8 डी एंड एफ ब्लॉक, ठीक है ना, जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपका एक चैप्टर है। उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और उसके क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। तो उसको समझने के लिए चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है आज का आपका, Cr+2 is reducing Cr+2 is reducing in nature while Mn+3 is oxidizing ठीक, as both have same configuration, both have same d orbital configuration। ठीक, 2011 ऑल इंडिया 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। Cr+2 रिड्यूसिंग है नेचर में, जबकि Mn+3 ऑक्सीडाइजिंग है, जबकि दोनों की डी ऑर्बिटल की कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है। ऐसा क्यों? तो अगर हम क्रोमियम की बात करें तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 24। और अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन आप करो आउटर मोस्ट, तो कितनी हो जाएगी आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन? हमारे पास 4s2 3d4 हो जाएगी। अब हमने Cr+2 के लिए बोला है ना, तो Cr+2 यानी S से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो बचा क्या आपके पास? 3d4 बचा, ठीक है ना। मैंगनीज की बात करें Mn की, तो Mn कितना होता है? 25। ठीक, इसकी कॉन्फ़िगरेशन आप करोगे तो कितनी होगी? 4s2 3d5 है ना, ये हो जाएगी 4s2 3d5। ठीक, अब हमने बोला Mn+3 को, ठीक है ना, तो +3 2s से जाएंगे, एक d से जाएगा, तो इसका भी कितना आ जाएगा? 3d4। तो आप देख पा रहे दोनों की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 3d4 है। Cr+2 की भी 3d4 है और आपका Mn+3 की भी 3d4 है ना। लेकिन आपका एक ऑक्सीडाइजिंग है, एक रिड्यूसिंग है। ऐसा क्यों? दोनों की कॉन्फ़िगरेशन सेम है, लेकिन ऐसा क्यों, है ना? तो ऐसा इसलिए कि जो Cr+2 की कॉन्फ़िगरेशन है 3d4 है ना, वो इजीली आपकी चेंज हो जाएगी 3d3 में, है ना। Cr+2 से अगर आपको कहाँ जाना है? Cr+3 में जाना है, ठीक है ना। तो Cr+3 में हम बना सकते हैं क्या? 3d3 हो जाएगा। तो +3 का मतलब एक और गया तो 3d3 चले गया, है ना आपका। तो Cr+2 से आप Cr+2 से Cr+3 में जा सकते हैं। Cr+2 की 3d4 कॉन्फ़िगरेशन है और Cr+3 की 3d3, तो इजीली चेंज हुआ जा सकता है क्योंकि इसकी स्टेबल हाफ फिल्ड T2g ऑर्बिटल है ना। इसके पास क्या है? स्टेबल हाफ फिल्ड T2g ऑर्बिटल है। हमने बात की थी वहां पर ऑर्बिटल्स की, है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ऑर्बिटल्स की बात हमने की थी, Eg ऑर्बिटल और T2g ऑर्बिटल। तो T2g नीचे आता है, Eg ऊपर आता है ना। तो आप हम अगर मैं इसका बनाऊं T2g, तो इसके 3 ऑर्बिटल्स नीचे हो जाएंगे, ऐसा 1 2 3, है ना। ये इसके क्या हो गए? T2g ऑर्बिटल हो गए, है ना। और ऊपर आपके पास 2 Eg ऑर्बिटल हो जाते हैं, Eg ऑर्बिटल। तो हम देख पा रहे हैं कि जब 3d4 से 3d3 में आता है तो एक एक इलेक्ट्रॉन सबके पास आता है, क्योंकि 3d3 है। आप देख पा रहे हो कि इसमें 6 आने चाहिए थे, 3 है, हाफ फील्ड है। तो T2g क्या है? आपका स्टेबल हाफ फील्ड है ऑर्बिटल के कारण Cr+2 से इजिली Cr+3 में आया जा सकता है। इसलिए Cr+2 आपका रिड्यूसिंग एजेंट है ना। इसलिए Cr+2 क्या है बच्चों? आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। आए बस हमने रिड्यूसिंग एजेंट समझते हैं आप क्या होता है।
इसलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है ना, क्योंकि इजिली आप Cr+2 से Cr+3 में जा पा रहे हैं, क्योंकि Cr+3 में T2G कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड होने के कारण स्टेबल है। लेकिन अगर Mn+2 अगर हम Mn+2 की बात करें, Mn+2 की बात करें तो Mn+2 कितना हो जाएगा आपके पास 3d5 हो जाएगा, है ना। Mn+2 आपके पास 3d5 हो जाएगा, ठीक। अब उसने Mn+3 को ऑक्सीडाइजिंग बोला, तो Mn+2 के पास स्टेबल हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है ना, स्टेबल हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन इसके पास है मौजूद। तो Mn+3 आपका जो Mn+3 है वो इजिली आपका चेंज हो जाता है Mn+2 में और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। भाई किसको स्टेबल रहना पसंद है, जो स्टेबल रह सकता है, तो Mn+3 आप देख पा रहे स्टेबल नहीं है, इसके पास D4 कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन Mn2+2 आपका स्टेबल है। तो यहाँ से क्या लगता है, ये बोलता है Mn+3 Mn+2 में इजिली चला जाएगा स्टेबल होने के लिए, है ना। इजिली क्या चला जाएगा, स्टेबल होने के लिए चला जाएगा ना। Mn+3 Mn+2 में इजिली चला जाएगा स्टेबल होने के लिए, जिस वजह से हम बोलते हैं कि Mn+3 आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। भाई ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन का मतलब आपका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब उल्टा हो जाता है, रिड्यूसिंग एजेंट में क्या होने लगेगा भाई, रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। देख पा रहे हो, अब Cr+2 से Cr+3 गया, इलेक्ट्रॉन लूज किए ना उसने, तो +2 का मतलब 2 दे रखे थे, +3 का मतलब 1 और दे दिया। Mn+3 को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल रहे हैं, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गेन करा। देखो +3 से +2 में चले गया, 3 दे रखे थे, अभी 2 पे आ गया, यानी 1 अपना वापस ले लिया उसने। समझ आ रहा है आपको, रिडक्शन होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। और रिड्यूसिंग एजेंट होंगे आपके पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस वजह से आपका स्टेबल होने की वजह से ये कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे बनती है, एक आपका ऑक्सीडाइजिंग बनाता है नेचर में और एक आपका रिड्यूसिंग बनाता है नेचर में, ठीक है ना। तो ये बातें इस तरीके से मेरे ख्याल से आपको समझ में आएगी कि क्यों, और ये फेमस क्वेश्चन है, बोर्ड में कई बार पूछते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस को, है ना। इसी में दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास कि इन ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड है इन ट्रांजिशन सीरीज ऑफ मेटल्स, in transition series of metals, the metal which exhibit in transition series of metal, the metal which exhibit greatest number of oxidation state, greatest number of oxidation state, greatest number of oxidation state occur in the middle of series, ट्रांजिशन सीरीज में वो मेटल्स जो सीरीज के बीच में होते हैं वो आपके बहुत ज्यादा नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास 3D सीरीज है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, ठीक, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, ठीक है, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, है ना। ये हमारे पास क्या है, 3D सीरीज है।
और यहाँ पे आप देखोगे मिडिल में कौन है, मैग्नीज है, मिडिल में मैग्नीज है, तो ये सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट देता है +2 से लेके +7 तक, है ना। तो सबसे ज्यादा देखो ये ऑक्सीडेशन स्टेट दे रहा है, इस वजह से 4D में भी होता है, 5D में भी होता है। तो वही पूछ रहा है क्वेश्चन में, यही पूछ रहा है कि इन ट्रांजिशन सीरीज में जो बीच में आपके मेटल्स होते हैं वो ही क्यों ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट देते हैं, ये ही आपसे पूछा गया है। ये भी आपका ऑल इंडिया 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है ना। तो ऐसा इस वजह से होता है कि आप देख पाओगे कि यहाँ पे ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पे आपको ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे। और 4s और 3d इलेक्ट्रॉन्स जो आपके बीच में है मिडिल ऑफ द सीरीज में, उनके सारे के सारे क्या होने लगते हैं, सारे के सारे वो यूज होते हैं, है ना। वो क्या होते हैं, सारे के सारे आपकी यूज होते हैं, तो उस वजह से ऐसा होता है। आई बात समझ में, उस वजह से ऐसा होता है। तो इसका आंसर हम यही लिखेंगे। क्या लिखेंगे आंसर, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ due to the presence of more number of unpaired electrons and use of all 4s and 3d ऑर्बिटल, है ना। आप मैग्नीज को देख लो तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आपको मैग्नीज में देखने को मिलेंगे। इसी वजह से मैग्नीज क्या करता है, आपकी ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या करता है, शो करता है, ठीक है। ठीक, तो समझ आया आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हमारे पास कुछ आयनिक रिएक्शंस है, उन्हें हमें क्या करना है, कंप्लीट करना है आयनिक रिएक्शंस को, ठीक है। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस। फॉलोइंग रिएक्शंस को आप बताइए, कंप्लीट करिए। क्या रिएक्शंस है, पहली रिएक्शन हमारे पास है, फर्स्ट इज MnO4 aqueous प्लस H2O3 2 minus aqueous प्लस H2O लिक्विड, है ना। क्या बनेगा, ठीक। तो MnO4 नेगेटिव जब H2O3 और HO से रिएक्ट करता है तो बनाता है MnO2 बनाएगा, ठीक है। और प्लस SO4 2 नेगेटिव बनाता है, ठीक है। साथ ही साथ में आपका OH नेगेटिव भी देता है, ये देता है ना। आप बैलेंस करेंगे हम इसको, तो बैलेंस करने के लिए हमें क्या करेंगे, हमारे पास बैलेंस के लिए आप देखो कि आपके पास सल्फर उधर कितने हैं, 3 है ना। इधर आपके पास कितने हैं, 2 हैं, इधर आपके पास 1 ही है, ठीक है ना। इधर आप 6 लगा लीजिए, इधर 8, ठीक है, इधर 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 8, है ना। अब ये बैलेंस हो गई, 8 Mn दोनों तरफ है। ऑक्सीजन आप देखोगे 8 4 जा 32 और 3 3 जा 9, ठीक है ना। 32 और 9, 8 4 जा 32 और 3 3 जा 9, 32 और 9 41, इधर और एक 42, 8 2 जा 16 और 6 4 जा 24, 24 और 16, 24 और 16 आपके हो गए 24 और 16 40 और 2 42, कंप्लीट है। H की बात करें तो 6 और 6 कंप्लीट है, H की बात करें 2 2 कंप्लीट है ना। इस तरीके से दूसरी है आपके पास Cr2O7 2 नेगेटिव
प्लस Fe प्लस 2 प्लस H प्लस, ठीक है, ये है। इसको कंप्लीट करना है, क्या बनेगा, तो ये बनेगा Cr प्लस 3 बनेगा, ठीक है, प्लस Fe प्लस 3 बनेगा और प्लस H2O बन जाएगा। बैलेंस करेंगे तो बैलेंस करने के लिए FeCr 2 है, इधर आप लगा दो 2, है ना, इधर लगा दो 6, इधर लगा दें 6, इधर लगा दें 14, ठीक है ना। तो अब कंप्लीट हो गया आपके पास, इधर आपके पास 7 आएगा, फिर 7, तो ये आपकी क्या हो गई, बैलेंस हो गई, कंप्लीट हो गई, ठीक है ना। चलिए, ट्रांजिशन मेटल्स and their compound, transition metals and their compound, transition metals and their compound generally exhibit transition metal and their compound generally exhibit a paramagnetic behavior, a paramagnetic behavior, ठीक है। ट्रांजिशन मेटल और उनके कंपाउंड क्या करते हैं, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर क्या करते हैं, शो करते हैं, ऐसा क्यों, है ना। तो पैरामैग्नेटिक मैंने आपको बताया था कि पैरामैग्नेटिक जिसमें आपके अनपेड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हो वो पैरामैग्नेटिक होते हैं, पेड वाले डायमैग्नेटिक होते हैं, है ना। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स के होने के कारण ये क्या करते हैं, आपके पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। बिकॉज ऑफ presence of unpaired electrons, because of presence of unpaired electrons in their d subshell, ठीक है। तो इस वजह से पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को शो किया करते हैं। नेक्स्ट इज केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनॉइड। द केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनॉइड्स is not so smooth, The chemistry of actinides, it's not so smooth as that of lanthanoid, जो एक्टिनाइड की केमिस्ट्री लैंथेनाइड के जैसे इतनी स्मूथ नहीं है। ये आपसे पूछा गया था ऑल इंडिया 2011 में, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऐसा क्यों, तो ऐसा इस वजह से कि जो लैंथेनॉइड्स होते हैं वो आपका क्या करते हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, जैसे +2 हो गया, +3 हो गया, +4 हो गया, है ना। उनमें से +3 कॉमन है क्योंकि उनके पास क्या है, लार्ज एनर्जी गैप होता है 4f और 5d सबशेल के बीच में। एक्टिनाइड भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, लेकिन वो आपकी कई सारे ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, जैसे +4, +5, +6, +7, क्योंकि एनर्जी गैप क्या है, बहुत कम है 5f, 6d और 7s के बीच में, जबकि 4f और 5d में यानी लैंथेनाइड में काफी एनर्जी गैप है। इस वजह से लिमिटेड ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, तो उनकी केमिस्ट्री काफी स्मूथ है एज कंपेयर टू एक्टिनॉइड्स, ठीक है ना। तो लैंथेनॉइड show limited number of
number of oxidation state, limited number of oxidation state, ठीक है, like +2, +3 and +4, out of which +3 is most common, ठीक है ना, +3 इस क्या है, मोस्ट कॉमन। तो ये क्या करते हैं, बहुत ही कम ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं बिकॉज ऑफ लार्ज एनर्जी गैप, large energy gap, because of large energy gap, ठीक, between 4F and 5D subshell, ठीक है, लार्ज एनर्जी गैप होता है इनके बीच में, while actinoids show large number of oxidation state, large number of oxidation state as +3, +4, +5, +6, ठीक, +7 due to small energy difference between 5D, 5F, 6D and 7H सबशेल। तो इन सेल में वो क्या करते हैं, काफी कम दिखाते, एनर्जी गैप काफी कम है तो ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज्यादा है। तो अगर आपसे पूछता है कि एक्टिनॉइड क्यों इतनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाओगे, तो आप बताओगे कि उनके बीच में जो सबशेल है वो क्या करते हैं, बहुत ही कम, वो क्या करते हैं, बहुत ही कम आपका एनर्जी गैप उनके बीच में होता है, उनके सबशेल के बीच में बहुत ही कम एनर्जी गैप होता है ना, किनके, एक्टिनॉइड के बीच में, इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज्यादा दिखाते हैं। केमिस्ट्री एक्टिनॉइड की इतनी स्मूथ क्यों नहीं है एज कंपेयर टू व्हाट, लैंथेनॉइड, बिकॉज एक्टिनॉइड बहुत ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। क्वेश्चन देखो, दो डिफरेंट क्वेश्चन है, केमिस्ट्री एक्टिनॉइड्स की इतनी स्मूथ क्यों नहीं है लैंथेनॉइड के मुकाबले, और दूसरा क्वेश्चन कि ऑक्सीडेशन स्टेट एक्टिनॉइड बहुत सारे दिखाते हैं। दो डिफरेंट क्वेश्चन आपने सब देखे सुने, आंसर दोनों का सेम ही है, बिकॉज आपका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, आंसर दोनों का सेम है कि एक्टिनॉइड लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहे हैं, है ना, क्योंकि उनके एनर्जी गैप उनके सबसेल के बीच में बहुत कम है। किस किस के, 5F के बीच में, 6D के बीच में और 7H के बीच में क्या है, बहुत ही कम एनर्जी गैप है, जिस वजह से वो क्या करते हैं, केमिस्ट्री उनकी स्मूथ नहीं है और इतने सारे ऑक्सीडेशन स्टेट वो भी शो करते हैं, ठीक है ना। तो ये था इनका आंसर। तो दूसरा क्वेश्चन करेंगे, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलें। दूसरा क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास the enthalpy of atomization, enthalpies, the enthalpies of atomization, the enthalpies of atomization of transition metals are quite high, of transition metals are quite high, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स आर क्वाइट हाई, ऐसा क्यों, है ना,
क्या रीजन है कि जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होती है ट्रांजिशन एलिमेंट की वो इतनी ज्यादा होती है? तो ये रीजन इस वजह से है क्योंकि एक तो उनके पास क्या है, लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड क्या है इलेक्ट्रॉन्स है उनके एटम्स में। दूसरा, इसी वजह से उनका जो स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक रिपल्शन होता है, इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन होता है, वो काफी ज्यादा होता है। और इसी वजह से स्ट्रॉन्गर आपकी बॉन्डिंग बनती है एटम्स के बीच में, जिस वजह से बहुत ही ज्यादा एनर्जीज आपको देनी होती है उनके एटम्स को ब्रेक करने के लिए। एटमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन मतलब जब एटम्स आपस में मिलेंगे तो उनकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बहुत ज्यादा होती है। तो ये रीजन है इनका, ठीक है ना। तो इन ट्रांजिशन मेटल्स there are large number of unpaired electrons in their atoms ठीक है। thus they have strong interatomic interaction so strong bonding is there between what? Between the atoms. Okay, इस वजह से उनकी क्या है, इस वजह से ड्यू टू दिस दे हैव हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। अगला क्वेश्चन है ट्रांजिशन मेटल्स and many of their compound act as a good catalyst ठीक है। ट्रांजिशन मेटल्स और उनके काफी से कंपाउंड आपके गुड कैटलिस्ट की तरह गुड कैटलिस्ट होते हैं। ऐसा क्यों है ना, कैटलिस्ट का काम बहुत करते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि उनके पास डी ऑर्बिटल्स की अवेलेबिलिटी है, ठीक है ना। और वो क्या करते हैं, इजिली आपके इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना देते हैं जो कि एक्टिवेट हो जाते हैं। सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल एटम और उनके आयन ऑल्सो फेवरेबल होते हैं फॉर ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन विद द रिएक्टेंट। इस वजह से आपका ट्रांजिशन मेटल और मैनी ऑफ देयर कंपाउंड आर गुड कैटलिस्ट, ठीक है ना। तो बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी because of the availability of d orbital okay, they can easily form intermediate
product, intermediate product, which are activated, which are activated, take the size of transition metal atom, transition metal atoms and ions are also favorable for transition complex formation, with the reactant. चलिए नेक्स्ट है आपके पास आयनिक इक्वेशंस है, इनको कंप्लीट करना है। Cr2O7 2 negative plus 6I negative plus 14H plus gives what? दूसरी MnO4 negative plus NO2 negative plus H plus gives what? तो Cr2 7 6I negative 14H plus है ना, क्या बनाएगा? Cr+3 प्लस I2 और प्लस H2O, ठीक है ना। तो Cr+3 बनाएगा, ठीक है ना। इसको बैलेंस कर लो, यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा हमें। I आपके पास 6 है तो 3 लगाना पड़ेगा, और इधर 14 है तो 7 लगाना पड़ेगा। यहाँ क्या बनेगा आपके पास? यहाँ बनता है Mn+2 बनेगा और NO3 माइनस बनता है और आपका H2O बनता है ना। बैलेंस करेंगे Mn, NO2, NO3, H2O। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे आपको 2 इधर 2 इधर, ठीक है, 5 यहाँ पर, 6 यहाँ पे, इधर पे आपके पास 5 और इधर आपके पास 3 है ना। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगी आपके पास? बैलेंस हो जाएगी। ऐसा आप क्या कर पाएंगे? बैलेंस कर लेंगे इनको, ठीक है ना। तो बेसिकली ये था इसके बारे में। तो इस तरीके से आज हमने बात की चैप्टर नंबर 8 DNF ब्लॉक, और उसके क्वेश्चंस हमने किए। बोर्ड में जो आ चुके क्वेश्चंस उनको हमने करने की कोशिश की। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।